नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर ऐप की तरफ से आप सबके सामने लेकर के आया हूँ CGSI का साइंस MCQ का रामबाण सीरीज, जिसका आज हम भाग 12 करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। और क्योंकि ये रिवीजन पर्पज से चलाया जाता है तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर बेसिस हम देखेंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा तो इसके लिए आप एनालाइजर ऐप का वीडियो कोर्स एनरोल कीजिए, जहाँ हम पूरे बेसिक तथ्य के साथ पूरे कोर्स को हम कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाते हैं और आपको विजुअलाइज भी करवाते हैं। चलिए, पहला कथन है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती हैं। एकदम सही बात है। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। बस दूसरा गलत हो गया है ना। तो बताऊंगा क्यों गलत हो गया, इसका आंसर देखते हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है ना। आप कई जगह में आपको ये ऑप्शन का ये जो वो मिलेगा पॉइंट लिखा हुआ वो गलत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको आंसर जो मुंह से बोलूंगा उसको आप फाइनल मानिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे मुंह से गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट गलत नहीं है ना। तो इसलिए तो देखते हैं तो क्यों होता है। क्योंकि अब बता दूं मैं, को क्वेश्चन इसके साथ और याद रखिएगा। ये जो 60 हर्ट्ज बोल रहा है, ये 60 हर्ट्ज ना होकर के ये 50 हर्ट्ज है भारत के लिए। और इसे एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकालेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये जो अपने क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, समझिए। तीसरा क्वेश्चन इससे ये है कि इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की प्लस और माइनस हम मान सकते हैं। मतलब इतना हर्ट्ज की आवृत्ति की अगर बढ़त हो रही है, घटत हो रही है, तो उसको हम चला लेते हैं, काम चल जाता है भारत में, इसलिए। और यहाँ जो विद्युत प्रणाली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो 2 क्वेश्चन बिंदु आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो देखते हैं सबसे कम विद्युत खपत कौन लेगा आपका। तो सबसे कम लेगा आपको, जाहिर सी बात है कि पंखा लेगा, है ना। उससे अधिक लेगा टेलीविजन, उससे अधिक लेगा विद्युत प्रेस, और सबसे अधिक लेगा वो इलेक्ट्रिक केटली। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सही होगा। तो पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली, ठीक है। ये दैनिक जीवन का क्वेश्चन था, तो इसमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा मुझे कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, तो इसको थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को डिटेल में। तो इसका है भ्रूकोण के अंदर की चक्राकार धाराएं, है ना। चलिए इसको समझाता हूँ मैप के थ्रू में, ताकि आपको जीवन भर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। इस पे यहाँ पे ऐसा बड़ा ताजमहल स्थापित है। कहीं पे आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप आईफिल टावर ऐसे बना हुआ है ना। यहाँ पे आप खड़े हैं, पप्पू, यहाँ बिंटू, चिंटू, यहाँ पे समुद्र है, ऐसा समुद्र बना हुआ है। यहाँ पे नदियाँ ऐसे बह रही हैं, यहाँ पहाड़ पर्वत है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ऐसा पूरा पृथ्वी गोल पे ऐसा सब बसे हुआ है। मगर सोचिए फिर भी जो आप तो ऐसा, मैं तो ऊपर तो मैं नहीं गिरूंगा, ठीक है, मैं तो ऊपर में नहीं गिरूंगा, समझ में आ गया। मैं नहीं गिरोगे आप, चलो ताजमहल मान लीजिए, नहीं गिरूंगा। तो भाई ये नीचे तो गिरना चाहिए, क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि पृथ्वी की जब गहराई में देखूंगा यहाँ पे क्रोड है। वो क्रोड के अंदर ना, इसके चारों तरफ कुछ ऐसे धाराएं ना गमन करती हैं, जिसको उसकी चक्राकार धाराएं बोलते हैं। क्योंकि इसका चक्कर लगा रही है वो धाराएं, इसका चक्कर लगा रही है, चक्राकार धाराएं। और चक्राकार धाराएं घूम के ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी बनाए रखते हैं। वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही ये समुद्र का पानी भी, ये जितने बिल्डिंग भी है, या हम इंसान भी, पप्पू बिंटू चिंटू भी जो है, ये सब पृथ्वी से चिपके हुए हैं। इसलिए आप उछलने की कोशिश करेंगे और फिर आके धरती पर गिर जाएंगे। जो न्यूटन जी ने बताया था कि सेब बार बार नीचे गिरता है, वही तो इस गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और इसी वजह से हम सब चिपके हुए, जैसे ही खत्म हो जाएगी, सोचिए अब समुद्र का पानी भी आसमान पर उड़ के चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। ये सब चीजें वो आसमान में चल जाएंगी। पप्पू बिंटू चिंटू बिना किसी स्पेस खर्च के, बिना किसी एलॉन मस्क की सहायता के, बिना किसी जेफ बेजोस की सहायता के अंतरिक्ष भ्रमण कर लेंगे और खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती विद्युत धारा को डिस्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। माने एसी को डीसी में, प्रतिवर्ती विद्युत धारा को डिस्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है आप जानते हैं, रेक्टिफायर द्वारा। जब भी फैक्ट बता दूं मैं आप लोगों को, चलिए एक साथ, है ना, यही भी बताता हूँ तो क्या रहेगा। जब भी एसी प्रतिवर्ती विद्युत को एसी बोलते हैं, याद रखिए, लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, एसी बोलते हैं। अल्टरनेट करंट, डिस्ट धारा को डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो एसी डीसी में ऐसे लिख रहा हूं ताकि फास्ट हो जाए हमारा काम। जब भी एसी को आप डीसी में बदलेंगे, ठीक है, क्या बोला है, एसी को डीसी में बदलने से क्या यूज हो रहा है आपका, रेक्टिफायर। और जब भी आप डीसी को एसी में बदलेंगे, तो जो फेमस नाम है क्या, इन्वर्टर। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बन गए आपका। सोचिए एक क्वेश्चन से हम 3 4 क्वेश्चन बना ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त होती है, माने एसी करंट जो होती है किसके लिए उपयोग होती है, तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु प्रयुक्त नहीं होती है बोल रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है कि बैटरी में तो डीसी करंट लगता है ना, तो डीसी में एसी, क्योंकि बैटरी सिर्फ डीसी करंट में काम करती है तो एसी करंट का उसमें उपयोग नहीं होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा और रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, जो जनरेटर होता है यांत्रिक से विद्युत, एकदम सच बात बोल रहा है भाई ये तो। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो विद्युत से यांत्रिक, ये भी एकदम सच बात बोल रहा है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, गलत बात, क्योंकि वो रसायन से, मतलब कि उसमें डीजल हम डीजल डाल रहे हैं उससे कोई यांत्रिक उत्पत्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीजल इंजन में रसायन ऊर्जा से आपकी यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिएगा ठीक है, या रसायन ऊर्जा से आपकी यांत्रिक ऊर्जा, या रसायन ऊर्जा से आपकी विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, उस यांत्रिक को कन्वर्ट करके। सोलर सेल में आपकी प्रकाश ऊर्जा से आपकी विद्युत ऊर्जा, तो ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए नीचे वाले, और उन दोनों को मैंने बता भी दिया क्या सही होगा। तो इसका आंसर सिर्फ 1 और 2 होगा, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि देखिए चार्जर, मोबाइल आप चार्ज कर रहे हैं तो घर में आप कितने तो वोल्ट के सारे इंस्ट्रूमेंट है तो उतने करंट सप्लाई हो रही है, मगर मोबाइल में उतने वोल्ट की जरूरत है नहीं। तो आप जैसे चार्जर लगा के जो मोबाइल चार्जर घुसाते हैं तो जितनी वोल्ट की उस मोबाइल की जरूरत है, वो जो चार्जर है उसका जो इतना बड़ा एडाप्टर आप देखते हैं, वो एडाप्टर सिर्फ उतना जितने को उसकी जरूरत है उतना ही वोल्ट को गिरा देता है, जितना वोल्ट लेता है बोर्ड से उस वोल्ट कम करके वो जितना उस मोबाइल को जरूरत है चार्ज होने के लिए उतना ही वोल्ट का बस सप्लाई देता है। इसलिए हम पढ़ते हैं ना कि 18 वाट का चार्जर मिलेगा, इसमें आपको 15 वाट का चार्जर मिलेगा, तो डब्ल्यू गिरा रहा है तो पी इक्वल टू डब्ल्यू वो छोड़िए, पी बराबर वी आई होता है तो वोल्ट गिरा रहा है इसलिए पी का मान गिर रहा है, अब ये समझ लीजिए, क्योंकि पी बराबर वी आई होता है हम जानते ही हैं। तो वोल्ट गिरा रहा है तो पावर का मान, वाट का मान कम हो जा रहा है, शक्ति का मान, इसलिए कम कम वाट के चार्जर देखते हैं कि 18 वाट का चार्जर है, इसमें 15 वाट का चार्जर है, मतलब आपके घर में कितने भी सप्लाई है वो सिर्फ उतने ही वाट का सप्लाई उस मोबाइल तक पहुंचाता है। तो वो एक अपचाई मतलब कम करने वाला है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है आपके मोबाइल चार्जर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनरेटर में सर्पी वाले होते हैं, इसको आप रट लीजिए, सीधी सी बात है, तो हमेशा कंफ्यूज होंगे कि एसी में सर्पी, एसी में सर्पी, एसी में सर्पी, ठीक है ना, और डीसी में आपके क्या है, जनरेटर में आपके दिक् परिवर्तक, ठीक है। देखिए कैसा रहेगा, डी से डी और द्वि से डी, तो डी से द्वि हो गया और एसी में आपका सर्पी हो गया, ठीक है। तो एसी के सर्पी और डीसी से आपका दिक् परिवर्तक, ठीक, तो ऐसा याद रख लीजिएगा, एसी में सर्पी यूज होता है और डीसी में आपका दिक् परिवर्तक, डी से दिक् परिवर्तक, ऐसा याद रख लीजिएगा, ठीक है, याद रखेगा आपको, डी से दिक् परिवर्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण क्या है कि अतिचालक जो होता है ना वो शून्य पारगम्यता दिखाता है, ठीक है। अतिचालक का लक्षण है कि शून्य पारगम्यता दर्शाता है, अर्थात कि अतिचालक को ना शून्य पारगम्यता का मतलब ये है कि देखिए अतिचालक को काम करने के लिए ना बहुत कम -273 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है, मतलब 0 केल्विन की आवश्यकता होती है, तो उतना तापमान हमको हासिल कर पाना बहुत ही दुस्साध्य है, और फिर भी हम उसे स्टैंडर्ड मान को बहुत मुश्किल से हासिल कर पाते हैं। इसलिए ये शून्य पारगम्यता दर्शाता है, क्योंकि जनरली उतना तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन हासिल नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है। मैंने बताया कि अतिचालक नॉर्मली आपकी 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के धातुओं से यूज करके बनता है, अतिचालक काम कर सकता है, उस तापमान पे कोई जो धातु है वो अतिचालक बन सकता है ना। तो उस तापमान पे मतलब -डिग्री पे चल रहा है वो, तो उसको नॉर्मल हमको सबसे ज़्यादा लाभकारी कब बना सकते, जब वो सामान्य तापमान जितना रूम टेम्परेचर है, जब इस पे हम इसको उपयोग कर सकते। सोचिए जब अतिचालक हम जैसे चीज़ को यूज़ करेंगे तो हम छोटे से अतिचालक को यूज़ करके उसमें, क्योंकि उसकी चालकता बहुत अधिक होती है, अतिचालक में बहुत अधिक अच्छा, बहुत अच्छा चालक होता है वो, तो उसमें हम थोड़े से मटेरियल यूज़ करके बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बना सकेंगे अगर वो सामान्य तापमान जो रूम में रह के वो काम कर पाए। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है सामान्य तापमान का, क्योंकि हम सामान्य तापमान पे ही वो काम नहीं करते, इसलिए सामान्य तापमान इसका आंसर हो जाएगा। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, तो अभी तक जितने भी रिसर्च है उसके तहत जो अतिचालकता का जो तापमान जो अधिकतम हम हासिल कर सकते अतिचालकता का, वो है 133 केल्विन, है ना। 133 केल्विन को आप 273 घटा के देख लेंगे तो पता चलेगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड, तो 133 केल्विन जो होती है किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान 133 केल्विन है, याद रख लीजिएगा, फैक्ट ही 133 ही है। और जो ये 133 केल्विन जो टच कर पाया, जो छू पाया है, वो मटेरियल कैसे बना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वो मटेरियल है आपका नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, ये मटेरियल है सिरेमिक ऑक्साइड,
सिरेमिक ऑक्साइड जो कि बहुत सारी चीज़ों को बेरियम वूरियम ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बेरियम और कुछ और भी इसमें तत्व भूल रहा हूँ मैं, उन चीज़ों को मिलाकर के ये सिरेमिक ऑक्साइड का निर्माण किया गया है, जो कि यही 133 केल्विन के जो तापमान पे उस पर काम कर पा रहा है। ठीक है, तो यही नव आविष्कृत उच्च तापमान अर्धचालक है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन, मतलब 0 डिग्री केल्विन पे अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी चालकता जो है 0 हो जाती है, क्योंकि अर्धचालक जो है वो 0 डिग्री केल्विन माइनस 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी जो चालकता है वो 0 हो जाएगी और वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। भाई अर्धचालक में सेमीकंडक्टर आप जान रहे हैं, आप सेमीकंडक्टर माइनस डिग्री तापमान में लेकर चल जाएंगे तो काम कैसे करेगा, क्योंकि उस तापमान के लिए तो बना ही नहीं है। उस तापमान के लिए तो हमारे पास अधिचालक बन रहा है, जो अधिचालक का काम करता है, जो कि 133 केल्विन हम हासिल किए थे पिछली बार। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें अर्धचालक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, किसी चालक का जो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो गर्म करने पर घटते जाता है। अब जैसे जैसे अर्धचालक को गर्म करेंगे ना, उसका प्रतिरोध घटते जाएगा और प्रतिरोध घटते से उसमें जो धारा का मान बढ़ते जाएगा, उसकी चालकता बढ़ती जाएगी। तो ये हमेशा रिलेशन है अर्धचालक में, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ा रहे हैं उसके क्या होगा, प्रतिरोध घटता जाएगा। ठीक है, तो उसका ये इसलिए मैंने बताया कि अर्धचालक जो होता है, देखिए कि उसका हम तापमान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उसकी प्रतिरोध घट रहा है तो उसकी चालकता बढ़ रही है। निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के सूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। हिग्स बोसॉन जो है ये कण एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है, आप समझिएगा, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको। हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? पहला, यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। यहाँ संहति का मतलब अभी समझिए कि जो मूल कण है, मतलब पृथ्वी में जितने भी चीजें हैं उन सब में द्रव्यमान कैसे आया, तो उसी को समझिए कि संहति में द्रव्यमान कैसे आया, ये पूछ रहा है, और जो भी कण है उसमें। और यह निकट भविष्य में हम दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। गलत जवाब। ये बोल रहे कि भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ट्रांसफर हो सकते हैं, इसके लिए हिग्स बोसॉन नहीं है। उसका मेन पर्पस ये है कि किसी भी कण में द्रव्यमान कैसे आया, है ना, मतलब पृथ्वी में द्रव्यमान कैसे है, उस द्रव्यमान की वजह से ये आज गुरुत्वाकर्षण बना, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आपका एनर्जी बना, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट का डिटेल में बताऊंगा आपको मैं। तो पहला लाइन तो सही है, दूसरा गलत हो गया। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उपलब्ध कराने में मदद करेगा, ये भी गलत है, तो इसका आंसर केवल और केवल 1 हो जाएगा। हिग्स बोसॉन आप समझिए कि इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं, कौन से देश पे इसके ऊपर पूरा एक वेधशाला बना हो, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे, मगर इसका महत्व ये है कि अगर हिग्स बोसॉन के रिसर्च सफल हो गया तो इससे हम पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का रचना कैसे हुआ है। आप इसका मतलब समझे कि हिग्स बोसॉन का रिलेशन किससे है, पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, उसमें हर प्रत्येक कण में द्रव्यमान कैसे आया है, ये गुरुत्वाकर्षण का निर्माण कैसे हुआ है, हम इस सब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं अगर हमारा हिग्स बोसॉन जो प्रोजेक्ट चल रहा है अगर वो कंप्लीट अच्छे तरीके से साइंटिस्ट समझ पाए तो। और इसी को दूसरा पक्ष बोलते हैं विद्वान की, हिग्स बोसॉन को ही गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो कोई पूछ रहा है कि गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, या भगवान का जो कण है, भगवान का पार्टिकल जो किसे कहा जाता है, तो हिग्स बोसॉन को कहते हैं। तो गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको ऐसा कहा जाता है कि अगर हिग्स बोसॉन का जो रहस्य अगर वो सुलझ गया तो भगवान के अस्तित्व को भी चैलेंज किया जा सकता है कि भगवान ने धरती नहीं बनाया है, हिग्स बोसॉन जिस कण से जिस प्रिंसिपल से निर्माण हुआ है वैसे निर्माण होकर पूरी धरती पूरे ब्रह्मांड का रचना हुआ है करके, इसलिए इसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, अनंत हो जाता है। मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम उसका तापमान बढ़ाएंगे उसकी प्रतिरोध घटते जाएगी, है ना। तो परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो उसका जो विद्युत प्रतिरोध हो जाता है तो भाई वो अनंत हो जाता है। ठीक, क्योंकि तापमान बढ़ाने में तो उसका प्रतिरोध घट रहा है, इसलिए। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। सिंपल आंसर है, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर प्रयोग होती है तो जर्मेनियम प्रयोग होती है।
सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यूज होती है। और त्वरित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है, कारण लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका ये बी पे मत फोकस कीजिए, इसका होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस बी पे मत ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका ए है। ठीक है, चलिए मैंने बताया था कि भाई सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है, फिर तांबा है, फिर आपका एल्यूमिनियम है, फिर लोहा है। तो चांदी का तो यूज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा चोरी हो जाएगी करके मैंने बताया था त्वरित चालक में, इसलिए हम तांबे का यूज करते हैं त्वरित चालक के निर्माण में। और क्योंकि ऑक्सीकृत भी नहीं होता है लोहे की तुलना में, है ना, इसलिए जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसलिए लोहे की तुलना में। त्वरित बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। त्वरित और बिजली बोला है तो भाई त्वरित बिजली जो गिरता है तो बिजली गिरने में बिजली ऊर्जा ही होगी, बिजली ऊर्जा से आग लगेगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु ऐसा तत्व निकल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। उसमें से जर्मेनियम निकलता है जिसका उपयोग हम ट्रांजिस्टर करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम निकलता है झामा से। और झामा क्या है, जो भी हम कोयला यूज करते हैं ना, तो कोयले जलाने पर हमको जो अवशेष प्राप्त होता है ना, उसमें जर्मेनियम का निर्माण हो सकता है। इसलिए जो कोयले होते हैं वैसे उनका निर्यात पे भारत सरकार जो है बैन लगा दिया है। तो उसी झामा मतलब कोयले से संबंधित है, ऐसा टर्म्स ऐसा याद रखिए आप। तो जर्मेनियम। तो इस तरीके से सीरीज सबको कंप्लीट होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।